चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताइए पहले। हाँ दिखा। आज हम लोग मुख्य रूप से क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया, आज आपकी चर्चा क्रिया पर होगी। क्रिया क्या है और इसके प्रश्न कौन कौन से आते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? बताइएगा, आवाज मिल रही है? मिल रही है सर, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है फिर कट जा रहा है। आवाज आ रही है। आप जो है अपने यहाँ एक ओनली ऑडियो करके ऑप्शन उसमें है, उसको कर लीजिए ताकि आपको चित्र ना दिखाई पड़े, मात्र आपको आवाज दिखाई पड़े। ओनली ऑडियो कर लीजिए तो मुझे लग रहा है समस्या समाप्त हो जाएगी आपके यहाँ। आपको चित्र ना दिखाई पड़े, ओनली ऑडियो ऑप्शन वहाँ पे होगा एक ठो, दबाएंगे तो ओनली केवल ऑडियो दिखाई पड़ेगा, चित्र नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, तो आपकी आवाज सही हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो चर्चा मुख्य रूप से आज हम क्रिया पर करेंगे। क्रिया को ही अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और इसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में इसी का नाम धातु है, अंग्रेजी में इसी को हम वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तीनों भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। तो खास करके हम क्रिया पर आज बात करेंगे। जो शब्द के होते हैं, शब्द के 8 रूप जो आपके हिंदी में भी हैं, आपके अंग्रेजी में भी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संयोजक, जो भी चीज उसमें एक क्रिया भी, सब क्रिया भी उसमें एक आता है 8 रूपों में। और उनमें से जो शब्द के रूप होते हैं विकारी और अविकारी, विकारी में आती है, कोई बता दे? क्रिया विकारी में है कि अविकारी में है? संज्ञा सर्वनाम विकारी है। संज्ञा विकारी क्रिया विकारी होती है, क्रिया चिन्ह नहीं होती है, क्रिया विकारी में आती है। क्रिया जो होती है, शुरू के 4 जो आपके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 शुरू के जो होते हैं विकारी शब्द में आते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संयोजक और आपका विषमयाद बोधक जो होता है, ये भी अविकारी में आता है। शुरू के 4 जो हैं विकारी में आते हैं और अंतिम के 4 जो होते हैं किसमें आते हैं? अविकारी में आते हैं। क्रिया की चेंजिंग होती है, जैसे मान लीजिए क्रिया में जैसे वो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा, इस तरह करके चेंजिंग क्रिया में होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस भी इसका क्रिया का बनता है। तो क्रिया को जो है, इसके अन्य रूप जो आपके हैं क्रिया के, चलिए, तो क्रिया के अन्य रूप, मतलब इतना समझ में आपको आ गया क्रिया क्या चीज होती है। और तीनों भाषाओं में क्रिया का मतलब क्या, धातु जैसे आपके हैं संस्कृत में जानते हो संस्कृत में गढ़ कितने होते हैं? संस्कृत में धातु के कितने गढ़ होते हैं? 10। चलिए 10 गढ़ होते हैं, बिल्कुल 10 गढ़ होते हैं। और मुख्य रूप से आपको यहाँ पे हिंदी की क्रियाओं के बारे में बताएंगे आज हम, कि हिंदी में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कैसे कैसे उसका आपके परीक्षा प्रश्न कैसे कैसे आएगा। जैसे आप जानते हैं, धातु से जो है, जो धातु में संस्कृत के मुख्य रूप से हिंदी भाषा जो है आपके संस्कृत से ही निकल के आई है, तो संस्कृत की धातुओं से ही हिंदी की क्रियाएं भी बनी हुई। तो उसी तरह से उसका वर्गीकरण भी यहाँ पे है। जो क्रिया जो होती है मात्र एक धातु से बनती है, जो क्रिया मात्र एक धातु से बनती है उसे हम रूढ़ क्रिया या मूल क्रिया कहते हैं। देखिए क्रिया के वर्गीकरण देख लीजिए, आपके बहुत काम की है ये। रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, कोई बता दे पहले हमको यही पे। रचना की दृष्टि से जो है क्रिया कितने प्रकार होते हैं? चलिए मैं लिख रहा हूं, रूढ़ क्रिया, रूढ़, यौगिक,
और यौगिक मुख्य रूप से दो वर्गीकरण इसके किए गए हैं रचना के दृष्टिकोण से। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया का निर्माण मात्र एक धातु से हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो है रूढ़ क्रिया कहते हैं। किसे जाना, किसे जाता, खाता, ये सब क्रियाएं आपकी जो हैं, खाया, खाती, खाऊं, खाएं, ये सारी क्रियाएं कैसी आपकी हैं? रूढ़ क्रिया। यौगिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका निर्माण दो क्रियाओं से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम यौगिक कहते हैं। जिसका निर्माण दो क्रियाओं से होता है उसे हम, जैसे खाना से बन गया आपका खिलाना, इसे एक शब्द है खाना, ये आपकी रूढ़ क्रिया है। इसी में हो जाए खिलाना, तो ये क्या हो जाएगा? खिलाना आपका यौगिक हो गया, दो क्रियाओं से बना है। खा धातु से और अन प्रत्यय के योग से जो आपका ये बना हुआ है, तो मतलब खास करके दो धातुओं के योग से आपका जो खिलाना बना, खिल धन आना। तो इस तरह से इसे पीना से पिलाना, देख से दिखाना, पढ़ना से पढ़वाना, इस तरह की जो धातुएं बनती है, खास करके पढ़ना जो है ये आपका रूढ़ है और पढ़वाना क्या है? यौगिक है। लिखना रूढ़ है, लिखवाना क्या है? आपका यौगिक है। मतलब जब क्रियाएं जो हैं दो तरह की क्रियाओं से, दो तरह के चीजों से मिलकर बनने लगती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला देख लीजिए। और देखिए क्रियाओं के यौगिक जो रूप होते हैं वो यौगिक के चार भाग किए गए हैं। जो क्रियाओं के यौगिक रूप है, जो क्रिया यौगिक होती है उसके चार भाग हैं। पुनः मैं चारों भागों को लिख रहा हूं। देखिए एक भाग इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक। दूसरा वर्गीकरण इसका संयुक्त है। तीसरा वर्गीकरण है अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक। चौथा वर्गीकरण इसका है नाम धातु। चार तरह की क्रियाएं आपकी जो है होती हैं। संयुक्त क्रिया जो आपके यौगिक क्रिया के चार वर्गीकरण किए गए आपके हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया के चार भाग हैं, जिसका क्रियाओं जो बनता है उसके चार वर्गीकरण किए गए हैं। प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और आपके नाम धातु। नाम धातु अब समझना आपको ये है कि परीक्षा में प्रश्न सीधे पूछता आपको एक वाक्य शब्द दे देगा, कहेगा इसमें नाम धातु है, इसमें अनुकरणात्मक क्रिया है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, छांटना रहता आपको। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो वहां दुविधा में आप फंसेंगे, गलती करेंगे। पहले एक क्रिया के बारे में हम पारी पना देखते हैं। यहाँ पे हैं, हम एक क्रिया के बारे में पारी पना परिचय करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी है, देखिए इसमें प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी है, जब कोई काम किसी से प्रेरणा देख करवाया जाए, जैसे वो पढ़ता है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं, अपना काम वो कर रहा है, लेकिन अगर वही पढ़ने वाला काम जो है कोई उसको करवाए, जैसे वह मोहन से रामायण पढ़वाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे राम खुद नहीं पढ़ना चाह रहा है, बल्कि उसको पढ़वाया जा रहा है। जब कोई क्रिया किसी की प्रेरणा से होती है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक वाक्य देखिए, गोविंद ने राम को जगाया। वाक्य है गोविंद ने राम को जगाया, राम को जगाया। अब यहाँ पे अगर मान लो ऐसा वाक्य देगा आपको परीक्षा में इसी तरह, जगाया सब क्या है? जगाया में कौन सी क्रिया है? अगर आपको जानकारी रहेगी तो उसका जवाब आप दे ले जाएंगे, और जानकारी नहीं होगी तो वहां पे आप कहेंगे तो भाई समझ नहीं आ रहा क्या चीज है, गलती उसमें गलत को इसमें चारों दे देगा, प्रेरणार्थक दे देगा, नाम धातु दे देगा, तो वहां पे आप जो है दिक्कत में आ जाएंगे। अगर आपकी जानकारी रहेगी इस तरह क्रिया में ऐसा होता है तब आप उसको सही कर ले जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। गोविंद ने राम को जगाया, वह सोहन से खेत गुड़वाया, तो इस तरह से वह मोहन से गाना गवाया। इस तरह की क्रिया मिलती है जहां क्रिया कर्ता खुद नहीं करना चाहता है उसे, बल्कि किसी प्रेरणा से उसे वह काम करना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं?
बात समझ में आ गई होगी। ऐसी क्रिया को हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। अगला देखिए इसमें से अगली क्रिया कौन सी है? अगली पूर्वकालिक क्रिया आपके क्रिया। इसमें है, अगली क्रिया आपके इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त संयुक्त। तो चार्जर अगली लगा। अगली आपकी संयुक्त क्रिया अगली आपकी अगली क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया है। एक क्रिया खास करके दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनती है। दो अलग अलग धातुओं से मिलकर, जैसे देखिए यहाँ पे है, वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। यहाँ देखिए पढ़ना क्रिया अलग है, लगा क्रिया अलग है। दोनों मिलाकर क्या हो गई? ये करके संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया। वो पढ़ने लगा, पढ़ना अलग था, लगना अलग था, दोनों मिलकर के यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, इसे संयुक्त क्रिया है। तो इस तरह की कोई क्रिया मिलती है अगर आपको है तो कैसी क्रिया रहेगी वो? तो वो संयुक्त क्रिया आपकी रहेगी। अगला देखिए इसी तरह के एक वाक्य और देखिए, वह पढ़ सकता है। वह पढ़ सकता है, ये मान लीजिए वाक्य वह पढ़ सकता है। यहाँ पे देखिए पढ़ना एक क्रिया है, क्रिया सकता है, तो क्या बताइए इसका मतलब क्या हो गया? ये क्रिया कैसी क्रिया है? एक संयुक्त क्रिया है। वह देखने लगा, वह देखने लगा। बताइए यहाँ पे क्रिया ये कैसी क्रिया है? देखना और लगना दो क्रियाएं लगी हुई हैं, संयुक्त क्रिया है। बात समझ में आ गई? जी सर। इस तरह की कोई क्रिया मिलती जब आपको है जहां पर दो क्रियाएं एक साथ आपको किसी वाक्य में दिखाई पड़ती हैं, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए अगला आ जाइए, अनुकरणात्मक क्रिया अगली आपकी है। अगली क्रिया कौन सी आपकी है? अगली क्रिया आपकी अनुकरणात्मक क्रिया है। चलिए अनुकरणात्मक क्रिया, ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ पे है, चलिए मुझे लगता है दिखने लगा होगा। अनुकरणात्मक क्रिया ये क्या चीज बताइए, ये कौन सा काम करेगी? जब कोई क्रिया किसी ध्वनि का अनुसरण करके आती है, किसी ध्वनि के जब कोई सी क्रिया का निर्माण जो है किसी कल्पित ध्वनि से होता है या ध्वनि का अनुसरण करके क्रिया जब आती है, इसे खटखट शब्द है। शब्द आपका है खटखट। बताए भाई इसे क्या बनेगा? इसे कौन सी क्रिया बनेगी? अनुकरणात्मक। इससे बनेगी खटखटाना। क्रियात्मक। क्या बनेगा इसे? खटखट से बनेगा खटखटाना। खटखटाना। अगला देखिए, अगली क्रिया देखिए इसी से। क्रिया आपकी है भन भन। भन भनाना। इससे क्या बनेगी? इससे बनेगी भन भन भनाना। भनाना। बात समझ में आपको आ गई होगी। ये देखिए सब देखिए ध्वनियां हैं, ये सारी चीजें क्या ध्वनियां हैं। जब ध्वनि से कोई क्रिया निकलेगी, कोई क्रिया बनेगी, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी कंडीशन में हम उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अनुसरणात्मक क्रिया कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई क्रिया किसी ध्वनि का अनुकरण करके आती है, किसी ध्वनि से बनती है, जैसे भन भन है, भन बनाना हो गया, खटखट है, खनखनाना हो गया, थर थर है, थरथराना हो गया, सनसन है, सनसनाना हो गया, थप थप है, थपथपाना हो गया। इस तरह से कोई ध्वनि ऐसे सब है ना, जब कोई क्रिया का निर्माण ध्वनि से होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी क्रिया को हम जो है अनुकरणात्मक क्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अंतिम क्रिया इसकी जो होती है नाम धातु, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्रिया जो नाम धातु है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम धातु इसमें है। क्रिया है बहुत मोटा हो गया है तो
चलिए, क्रिया आपकी है नाम धातु। बाबा दवाई नाम धातु। ये बताइए नाम माने क्या होता है? बता दे नाम माने क्या होता है, तो बता दे पहले नाम का मतलब क्या होता है। संज्ञा। नाम का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या हो गया? जब कोई क्रिया जो है किसी के संज्ञा से बने तो उसे हम क्या बोलते हैं? तब ऐसी क्रिया को हम जो है नाम धातु कहते हैं। जब कोई क्रिया का निर्माण किसी संज्ञा से हो तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऐसी क्रिया को हम नाम धातु कहते हैं। नाम का मतलब ही होता है संज्ञा और धातु का मतलब हो गया क्रिया। तो नाम से ही इसके स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। किसी को कोई भी नाम हो, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? भाव के बाद नाम को हम संज्ञा तो कहते हैं। तो नाम का मतलब यहाँ पे संज्ञा ही है। नाम का मतलब भी संज्ञा होता है। कोई भी नाम ले लीजिए, किसी वस्तु का नाम ले लीजिए आप, संज्ञा ही है वो। तो अब देखिए यहाँ पे नाम धातु बनती कैसे है? जैसे हाथ शब्द आपका है, हाथ है, तो ये हाथ शब्द क्या है? संज्ञा है, क्या चीज है? संज्ञा। बात शब्द क्या है? लात शब्द क्या है? झूठ शब्द क्या है? ये सारे शब्द आपकी संज्ञा है। अब देखिए देखिए क्या क्या बनेगा, इसे क्रिया कौन सी बनेगी इससे? अब इसे देखिए क्रिया कौन सी बनेगी? हाथ से हथियार। देखिए हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, झूठ से झुठलाना। तो जुटलाना। इस तरह की कोई क्रिया अगर मिलती है आपको है, इस तरह की कोई क्रिया अगर मिलती है आपको है, तो क्या रहेगा वो? तो वहां पे नाम धातु नाम रहेगी। धातु। मतलब जैसे गरम शब्द है, गरम से क्या बनेगा? गरम से गरमाना। गरमाना। डंडा से क्या बनेगी? डंडा से डंडाना, अरे मैं सोची है ना? गुस्सा से गुसियाना। गुस्सा। मतलब इस तरह के कोई, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है ये। परीक्षा में बार बार नाम धातु आई है। मिश्रित धातु सर परीक्षा में बार बार शर्माना। आए हैं। शर्म से शर्माना हो जाएगा। तो मतलब ऐसी कोई धातु जो है जिसका निर्माण किसी संज्ञा से होता है, संज्ञा सर्वनाम से होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए 3 चीजें यहाँ पे दिया हुआ है नाम धातु के लिए। पहली बात तो नाम से आप संज्ञा याद कर लीजिए, उसके साथ में जोड़ लीजिए सर्वनाम, विशेषण। जैसे अपना से क्या होगा बताइए? अपना से क्या बनेगा? अपना शब्द क्या सर्वनाम है ना? अपना से अपनाना। अपना शब्द सर्वनाम है। अपना शब्द क्या है? जी। अपना शब्द सर्वनाम है। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा अपनाना, अपनाना। है ना? विशेषण में एक देख लीजिए, सिर्फ ठंडा शब्द। ठंडा क्या है? ठंडा विशेषण है। विशेषण है। ठंडा विशेषण है, तो इसका हो जाएगा ठंडाना। ठंडाना। तो मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के से अगर कोई क्रिया बनती है तो उसको हम नाम धातु के नाम से जानते हैं, उसको हम नाम धातु कहते हैं। इस तरह से जो मूल रूढ़ क्रिया हुई, रूढ़ क्रिया का सिर्फ एक ही चीज है कि मतलब जो क्रिया अपने मूल धातु से बनी हो, कोई धातु और ना मिली वहां पे, तो रूढ़ क्रिया है। अगली क्रिया यौगिक थी। यौगिक के 4 प्रकार हैं। यौगिक के 4 प्रकार बने। कौन कौन से बने बता दीजिए एक बार पुनः मुझे। पहला प्रकार था इसका प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त। दूसरा प्रकार था संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रकार था अनुकरण। विकर्णात्मक क्रिया, चौथा प्रकार था नाम धातु। तो इस तरह की कोई क्रिया अगर आपको मिलती है तो जानिएगा कि इस तरह से आप उसको जवाब देंगे, उसका परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। चलिए अगला क्रिया देखिए, अगला प्रकार देखिए क्रिया में। अगला चीज क्या है क्रिया में? चलिए इसमें देखिए अगला चीज क्या है। अगला देखिए यहाँ पे है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और
अकर्मक, कर अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। ये भी क्रिया का एक प्रकार है, ट्रांजिटिव, और इसको इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बोलते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। आपके अंग्रेजी में भी आएगा ये, मतलब जो चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप हो हिंदी में, वो सेम चीज आपके इंग्लिश में भी आपके आएगी। लेकिन फिलहाल हमें इंग्लिश में नहीं जाएंगे, हम वहां जाते हैं तो भटक जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं अपना है। अब एक चीज पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे चाहे हिंदी पढ़ाएंगे। तो सकर्मक का मतलब है सकर्मक, अकर्मक का मतलब है अकर्मक। सकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म आए, जिस कर्ता के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म आए उसे सकर्मक कहते हैं। स मतलब होता है साथ, कर्मक का मतलब होता है कर्म वाली, कर्म के साथ वाली। आ मतलब होता है नहीं, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, मतलब बिना कर्म के, जिसके साथ कर्म नहीं हो, जिसके साथ कर्म हो। सा का मतलब साथ होता है, कर्मक का मतलब होता है कर्म वाली, साथ कर्म वाली क्रिया, और अकर्मक मतलब बिना कर्म वाली क्रिया। साफ साफ मतलब यहाँ पे ये है, जिस क्रिया के साथ कर्म आए वह सकर्मक होगी, जिसके साथ कर्म नहीं आए वो क्या होगी, वह अकर्मक होगी आपकी। साफ साफ मतलब इसका यहाँ पे। एक चीज और यहाँ पे जानना आपको, सकर्मक अकर्मक में, सकर्मक का मतलब साफ साफ है, सकर्मक में दुकर्मक और एक कर्मक क्रिया भी आती है। मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज किसके यहाँ से आ रही है? चलिए, आपकी हाँ, आवाज टकरा रही हमें लग रहा है किसी का माइक जो है कि डिस्टर्ब है। आपकी दुर्गेश जी आवाज अपना माइक जरा बंद करिए तो। बंद कर रहे थे। दुर्गेश, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अपना हमें लग रहा है किसी एक का माइक डिस्टर्ब है। हेलो, जो ही अपना माइक बंद करो। हेलो, हमें लग रहा है जोही के माइक से समस्या थी, कभी कभी माइक डिस्टर्ब करता है, इसकी समस्या हो बाहर निकल के पुनः जुड़ जाए वो। कभी कोई कभी नहीं माइक सर। डिस्टर्ब करता है इस तरह से। नहीं सर। डिस्टर्बेंस कभी कभी होता है माइक से, रोज नहीं होता है। चलिए, अब माइक सही है लग रहा है आपका। चलिए, हम बात कर रहे थे सकर्मक और दुकर्मक को लेकर बात कर रहे थे। सकर्मक क्या होता है, दुकर्मक क्या होता है? तो सकर्मक का मतलब क्या हो गया? कर्म सहित। कर्म सहित जो क्रिया हो, और अकर्मक का मतलब है बिना कर्म वाली, बिना कर्म वाली क्रिया। इसमें से इसे राम पढ़ता है, जैसे वाक्य लिखा मैंने, राम पढ़ता है। ये बताइए क्रिया कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। यहाँ पढ़ना क्रिया कैसी है? सकर्मक है अकर्मक? सकर्मक है। सकर्मक सर। गलत, राम पढ़ता है सकर्मक है? जी सर, क्योंकि आपके पढ़ यहाँ कोई के कर्म आया हुआ मतलब है? ये कर्मक है। नहीं बताइए करना भाई, कोई है। कर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको? कर्मक क्रिया है, अकर्मक। कर्मक अकर्मक क्रिया है। यहाँ राम के साथ को अगर मैं लिख दूं कि राम किताब पढ़ता है, आप अगर मैं लिख दूं ये सकर्मक वाक्य जो है कि राम किताब पढ़ता है, तब ये सकर्मक हो जाएगी। सकर्मक अगर मैं लिखूं राम किताब पढ़ता है, तब ये सकर्मक हो जाएगी। यहाँ किताब शब्द जो है पढ़ना का कर्म है, पढ़ना के साथ कर्म है, मतलब इसमें कर्म आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, वो सकर्मक रहेगा। ऑब्जेक्ट भी दो, ऑब्जेक्ट भी ये कर्मक और दुकर्मक भी होते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। एक इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंदी में इसको हम बोलते हैं, अभी बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, कौन प्रत्यक्ष होता है, कौन अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन आपको जानना यह है कि यहाँ पे कर्म आया था, किताब यहाँ पे क्या है, देखिए कर्म कर्ता कैसे निकालेंगे, पहली बात यह है। कोई बताएगा इसमें कि राम किताब पढ़ता में कर्म कैसे कर्म कैसे निकालेंगे आप? राम क्या कर्म पढ़ता निकालने की है, क्या लगाकर? हम्म, कर्ता में क्या लगाकर? चलिए, कर्ता में नहीं, क्रिया में। क्रिया से पहले क्या लगाकर पूछने पर, कब लगाकर पूछने पर,
कौन से लगाकर पूछने पर जो जवाब मिलेगा वही कर्म होता है। यहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तब क्या मिलेगा जवाब इसका? किताब पढ़ता है। क्रिया के पहले कौन लगा देंगे तो क्या जवाब मिलेगा? क्या मिलेगा? कर्ता मिलेगा। कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? तो राम सब्जेक्ट है, राम कर्म, राम करता है, और राम किताब यहाँ पे कर्म है। राम करता है, किताब यहाँ पे कर्म है। ठीक। तो इस तरह से भी आप सकर्मक अकर्मक को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से सकर्मक और अकर्मक को अलग अलग कर लेंगे। सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। और देखिए इसमें मोहन राम को अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। ये वाक्य मैंने लिख दिया। अब बताइए यहाँ पे क्रिया है, कर्मक है, दुकर्मक है? पढ़ना क्रिया यहाँ पे कर्मक है, दुकर्मक है? दो यहाँ देखिए दो कर्म कौन कौन से बताइए, दो कर्म कौन कौन से यहाँ पे? राम है, राम है, मोहन। राम है और अंग्रेजी है। राम है और अंग्रेजी है। हाँ, अंग्रेजी। राम शब्द है और अंग्रेजी, दो शब्द यहाँ पे हैं जो अकर्मक, जो यहाँ पे कर्म है। और मोहन यहाँ पे करता है। कौन पढ़ाता है? मोहन पढ़ाता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ता है। अंग्रेजी नहीं, देखिए इसका जवाब क्रिया कर्म निकालना आपको है। क्या पढ़ता है तो निर्जीव चीज निकलेगा, जो निर्जीव रहेगा वह निकलेगा। और किसको, किसको, किसको शब्द क्या है? किसको शब्द कर्म, कर्म पकड़ता है। राम के तो लिए किसको पढ़ाता है? राम को पढ़ाता है। और कौन शब्द जो है कर्ता पकड़ता है, कौन पढ़ाता है? तो यहाँ से सीधे इसका जवाब ये मोहन आएगा। किसको शब्द जो है, किसको ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट खोजता है। क्या शब्द जो है निर्जीव चीज कोई पकड़ता है। और कौन शब्द जो होता है कर्ता पकड़ता है। तो इस तरह से कोई भी इस तरह से कर्ता क्रिया कर्म पकड़ेंगे आप, तो यहाँ पे जो है पढ़ना शब्द यहाँ पे जो है दो कर्मक है, दो कर्म यहाँ पे आए हुए हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे यह है कि कैसे पकड़ेंगे इसमें से कौन सा जो डायरेक्ट कर्म है, कौन सा इनडायरेक्ट कर्म है, कौन सा कौन जो है क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष क्रिया कौन सी है, प्रत्यक्ष कर्म कौन है, प्रत्यक्ष कर्म कौन है। तो आप कैसे पकड़ोगे इसको बताइए, कैसे पकड़ोगे इसको? प्रत्यक्ष कर्म कौन है, प्रत्यक्ष कर्म कौन, कैसे पकड़ोगे? देखिए आपको जानना यहाँ पे यह है, जो निर्जीव इसमें होता है वो प्रत्यक्ष कर्म होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो। निर्जीव कौन है यहाँ पे? अंग्रेजी निर्जीव है। कौन निर्जीव है? अंग्रेजी सब निर्जीव है यहाँ पे। तो जो कर्म इसमें निर्जीव होगा वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। और जो सजीव होता है, यहाँ पे राम सजीव ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष कर्म होगा। और अंग्रेजी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्जीव है, इसको क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होगा। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। और राम को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आ गई? बोले भाई, समझ में आई कि नहीं? प्रत्यक्ष कौन होगा? प्रत्यक्ष होगा जो निर्जीव रहेगा इसमें। निर्जीव इसमें अंग्रेजी है। जैसे मोहन, राम और अंग्रेजी दो कर्म यहाँ पे हैं। इस कर्मों में अंग्रेजी शब्द निर्जीव है। तो निर्जीव कर्म जो होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होगा, वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। जो सजीव उसमें होगा, जो लिविंग होगा, उसको हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी को हम अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने अप्रत्यक्ष कर्म। बात समझ में आ गई? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया। चलिए ठीक है। चलिए मैं एक अंग्रेजी में एक शब्द लिख रहा हूं। मोहन टीचेज यू इंग्लिश। बताइए इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन इसमें है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन इसमें है? इंग्लिश।
इंग्लिश है सर। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट बताइए क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, बहुत बढ़िया। और यू क्या है? इनडायरेक्ट। यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपके परीक्षा में आपके इंग्लिश का जो पेपर आएगा वहां पर भी सीधे प्रश्न आपके इस तरह से पूछ सकता है। ये कोई वाक्य ऑब्जेक्ट। लिखेगा, टिक कर देगा उस पे, कहेगा टिक, कहेगा जो है कि रेखांकित शब्द है, या क्या उसकी अंग्रेजी रेखांकित शब्द अंग्रेजी क्या होती है? लाइनिंग वर्ड। मान लीजिए हमें इंग्लिश इनडायरेक्ट फिनिश नहीं आ रही है, लाइनिंग वर्ड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तरह तरह की चीजें आपको दे देगा वहां पे, जहां से खोजना रहेगा आपको इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो वो भी चीजें आपको इंग्लिश में जानना, ये भी और जानना आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे, चलिए अंग्रेजी जानने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको हम चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ा सा जानना था आपको, जान लिया आपने यहाँ पे। ये तो सर सुपर टेट में आएगा। क्या हुआ? सुपर टेट में आएगा इंग्लिश, या फिर जो टेट में इंग्लिश लिया होगा उसके लिए होगा। हम लोग तो इंग्लिश नहीं लिए हैं। चलिए, तो आपके टेट वाले में जो है कि 2 लैंग्वेज प्रैक्टिकेबल है। हाँ, वहाँ पे सुपर संस्कृत टेट लिए, में आप लोग काम आएगा संस्कृत लिए इंग्लिश। हैं? आप लोग संस्कृत लिए हैं? आप लोगों की भाषा सेकंड लैंग्वेज क्या आपकी संस्कृत है? जी, आप संस्कृत। लोगों की सेकंड लैंग्वेज फिलहाल, चलिए ठीक है। फिलहाल देखिए, पढ़ना तो आपको तीनों है, मेन मेन आपको जो नौकरी लेना है, तीनों हाँ लैंग्वेज ही नौकरी दिलाएगी आपको, इसलिए तीनों हाँ सर, पढ़िए। सुपर टेट में आएगा। अभी तो पढ़ते रहिए, अभी तो पढ़ते रहेंगे तो बाद में समस्या नहीं आएगी, नहीं तो अभी एकाएक आ जाएगा, कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो उसको, तो लगातार तीनों पढ़ते रहिए। अभी तो फिलहाल 2 पढ़ के निकालिए, लेकिन तीसरे पर भी दिमाग अपना लगाए रखिए। चलिए आगे आ जाइए। दुकर्मक की बात मैं कर रहा था, तो दुकर्मक समझ में आपको आ गया होगा कि इसमें से मुख्य कर्म, और इसमें देखिए एक नाम और यहाँ दिया, मुख्य कर्म और गौड़ कर्म। मुख्य कर्म और गौड़ कर्म, बात वही है। बताइए, मुख्य कर्म को, मुख्य कर्म और प्रत्यक्ष कर्म दोनों एक ही हैं। प्रत्यक्ष कर्म का मतलब क्या है? मुख्य कर्म। और अप्रत्यक्ष कर्म का मतलब है गौड़ कर्म। गॉड। मतलब शब्द की बारीकी को भी समझना आपको है। परीक्षा में अगर मान लो मुख्य कर्म और गौड़ कर्म दे देगा, तब भी आपको जानना है कि मुख्य कर्म का मतलब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और गौड़ कर्म का मतलब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुख्य कर्म का मतलब हमारा निर्जीव वस्तु के, उसको मुख्य कर्म कहेंगे हम, और सजीव वस्तु को हम क्या बोलेंगे? गौड़ कर्म कहेंगे। इस तरह से भी आपको दिमाग में रखना आपको है, मतलब यहाँ से भी गलती आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक वर्गीकरण तो ये हो गया। एक शब्द आपका और यहाँ पे है, सहायक क्रिया। बताइए सहायक क्रिया क्या क्या बवाल है? कोई बताएगा सहायक क्रिया किसे कहते हैं? बताइए भाई, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? खास करके सहायक क्रिया का मतलब आर ये ये है सब होता है, सहायक क्रिया है ना। जो जो मुख्य क्रिया को सहयोग करे, पहली बात। जो मुख्य क्रिया को सहयोग करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज है, जहाँ पे मुख्य क्रिया नहीं होती है वहां पर यही सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या इसके साथ है? सहायक क्रिया मुख्य रूप से काल का बोधक होती है, काल बताती है कौन सा काल है। जैसे मैंने कहा कि इज है तो प्रेजेंट काल का होगा, वाज है तो पास्ट टेंस का होगा, अगर हैड है तो पास्ट टेंस का होगा, अगर बिल है तो फ्यूचर टेंस का होगा। ये सब सारी चीजें क्या आपकी हैं? सहायक क्रिया ही तो है, हेल्पिंग वर्ब ही तो है। अगर आपका है तो बताए किस काल का होगा ये वाक्य? था है तो किस काल का होगा? गा है तो किस काल का होगा? बताइए। ये सारी चीजें आपकी सहायक क्रिया ही हैं। और सहायक क्रिया मुख्य रूप से जो है टेंस के बारे में, काल के बारे में बात करती हैं, किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बात करती हैं टेंस को लेकर के। इसलिए अगर राम पढ़ता है, राम गरीब है शब्द जो है मुख्य रूप से क्या बता रहा है? बता रहा है कि आपका यह वाक्य जो वर्तमान है किस काल। काल में है। वह अमीर था बता रहा है कि ये भूतकाल में भूतकाल। काम हो, भूतकाल की क्रिया, भूतकाल का वाक्य है।
वह पढ़ेगा, बता रहा कि काम भविष्य काल का होने वाला है। तो इस तरह से ये सहायक क्रियाएं जो होती हैं मुख्य रूप से काल की बोधक होती हैं, मुख्य रूप से काल की बोधक होती हैं। और दूसरे शाब्दिक ज्ञान को लेकर बात करेंगे, सहायक क्रिया को लेकर बात करेंगे। तो जैसे सहायक एक्टर नहीं होता है, एक मुख्य मुख्य जो है हीरो होता है, उसके बाद एक उसका जो है एक सहायक हीरो होता है, सेकंड हीरो होता है। तो उसी तरह से सहायक क्रिया एक मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया का जो सहयोग करे, मतलब जो बता दे कि यह मुख्य क्रिया किस काल में है, मुख्य क्रिया का टेंस कौन सा है। अरे भाई वह किताब पढ़ता है, मान लो लिख दिया जाए, कहाँ गया, मैं मिटा देता इसको। मान लीजिए वाक्य लिख दिया गया कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, ये लिख दिया गया वाक्य। यहाँ से है को गायब, ता है को गायब कर दिया गया। बताओ मालूम पड़ेगा वाक्य किस काल का है ये? नहीं। नहीं मालूम पड़ेगा। पढ़ना क्रिया तो है यहाँ पे, लेकिन इसमें से अगर हम ता है गायब कर दें, हेल्पिंग वर्ब गायब कर दें, इसका हम जो है तो काल का क्रिया का जो काल कौन सा है, किस काल में क्रिया हो रही है, वो गायब हो जाएगा वहां से। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि एक परीक्षा में प्रश्न एक आया था, देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय। इसमें पूछा था कि इन दिस वर्ड देयर इज ए वर्ब, इन दिस वर्ड देयर इज ए वर्ब, मतलब इसमें से वो क्रिया कौन है। इसमें बहुत लोग इसमें गलती किए थे। अब यहाँ पे कोई मुख्य क्रिया का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पर किसी भी मुख्य क्रिया का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ। तो मुख्य क्रिया भाई, मुख्य क्रिया कौन सी यहाँ पे हुई? हेल्पिंग वर्ब भी तो क्रिया एक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अरे इतना एक हेल्पिंग वर्ब है, वो एक्टर तो ही करे हो। तो यहाँ पे इज, एम, आर अगर कोई क्रिया वाक्य में नहीं है, अगर पूछता है इसमें से कौन क्रिया है, तो आप अगर कोई सहायक क्रिया भी आई है, कोई मॉडल वर्ब भी कोई यहाँ पे आ जाए हो, अगर यहाँ पे कैन, कुड, में, माइट भी आया हुआ है, तब भी आप कहेंगे कि यही हमारी क्रिया है। अगर वाक्य में मुख्य क्रिया है तब तो ठीक है, और क्रिया नहीं है तो आपका चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपका मेन वर्ब हो, जो भी पहले मेन वर्ब है पहले मेन वर्ब पे टिक करेंगे आप, मेन वर्ब नहीं है तो आपके हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी मिल जाएगा उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो परिवार में परीक्षा में प्रश्न देगा तो मान लो दे कि वह राम है, पूछेगा इसमें क्रिया है, तो आप कहेंगे क्रिया इसमें आई ही नहीं कोई है, यहाँ पे है क्रिया है। वह राम है में कौन क्रिया है क्रिया है। और यहाँ पे मान लो वह है कि वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ना मुख्य क्रिया है, पढ़ना पे क्लिक करेंगे आप। अगर मान लो पढ़ना गायब यहाँ से है तो है पे क्लिक करेंगे आप, तो है भी तो हेल्पिंग वर्ब भी तो आपकी वही क्रिया है। बात समझ में आपकी आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं कि सहायक क्रिया क्या होती है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक, अगला देखिए, इसमें आगे देखिए, इसमें आपका है आगे आपका इसमें यहाँ पे है अनेकार्थक क्रियाएं। आगे आपका है अनेकार्थक क्रियाएं, अनेकार्थक क्रिया। अनेकार्थक का मतलब क्या हो गया? जो अनेक अर्थ दे दे, क्रिया तो एक ही हो। जैसे आपका खाना शब्द यहाँ पे एक है, खाना क्रिया एक है, खाना। खाना के बताओ मतलब, खाना का मतलब क्या होता है? कोई चीज खाना, किसी चीज खाने को तो खाना खाना कहते हैं, लेकिन क्या खाना का एक ही अर्थ होता है? अभी देखिए इसका अर्थ में लगाता हूं, वह रोटी खाता है, एक हो गया। वह मार खाता है, वह हराम का पैसा खाता है, वह कसम खाता है, दूसरों की कमाई खाता है, वह मेरा सिर खा रहा है। अब बताइए खाने के कितने अर्थ हैं यहाँ पे? खाने के एक ही अर्थ हैं? बोलिए, खाने के बहुत सारे अर्थ हो गए ना, तो यहाँ पे खाना क्रिया कैसे हो जाएगी? खाना क्रिया यहाँ पे जो है अनेकार्थक क्रिया हो जाएगी, मतलब अनेक अर्थ में प्रयोग होने वाली क्रिया हो जाएगी। जैसे लगना हो गया, मीठा लगता है, ठंड लगता है, मन लगता है, काम में मन लगता है। तो यहाँ पे लगना शब्द मतलब कई चीजें हो गया। हाथ में कीड़ा लगता है, पत्ते में, मतलब जैसा भी अर्थ लगाएंगे, लगने के कई अर्थ निकलेंगे। उसी तरह से मिलना शब्द है, यहाँ तीन शब्द है, खाना, लगना और मिलना। मिलने का मतलब है किसी से मिलना, कुछ मिलना, चेहरा मिलना, घड़ी मिलाना, और
सजा मिलना, ये बहुत सारे शब्द मिलने का मतलब होता है। तो मिलना क्रिया यहाँ पे क्या है, अनेक अर्थ में प्रयुक्त होती है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम जो है अनेकार्थक क्रियाएं के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्रिया में एक चीज और महत्वपूर्ण चीज क्रिया में ही आता है, वह आपका है वाच्य। आपके संस्कृत में पढ़ा आपने, क्या संस्कृत में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने वाच्य को? अंग्रेजी में भी वाच्य आपके, हिंदी में भी वाच्य है। मतलब वाच्य से 2 नंबर आपके परीक्षा में आने हैं, चाहे हिंदी में आ जाए, चाहे संस्कृत में आ जाए, चाहे अंग्रेजी में आ जाए। तो इसी वाच्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, VOICE। वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में 2 ही वॉइस होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। आपके हिंदी में 3 वाक्य होते हैं, बताइए कौन कौन से वाक्य का नाम बताइए, कौन कौन से हिंदी में वाक्य होते हैं? कर्मवाच्य और भाव। कर्तु कर्म भाव। कर्ते, कर्म कर्म और भाव। भाव। कर्ते, कर्म और भाव। बताइए आपके संस्कृत में कितने होते हैं? 3। यही 3 है। नाम में कोई परिवर्तन नहीं, नाम में कोई चेंजिंग नहीं है। जो जैसे यहाँ नहीं कर्तृवाद, है। कर्मवाद, भाववाद जैसे यहाँ पे है, हिंदी में है, सेम इसी तरह से आपके संस्कृत में भी है, कोई अंतर नहीं है। एक चीज यहाँ पे आपको गौर करना है, विशेष चीज, हिंदी में कर्तृवाद जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। कर्तृवाद क्या हो सकता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। कर्मवाच में कर्मवाच सकर्मक ही रहेगा, अकर्मक कर्मवाच नहीं हो सकता। पहली बात, कर्मवाच क्या रहेगा, कर्मवाच सकर्मक ही रहेगा, अकर्मक नहीं हो सकता। भाववाच में, भाववाच क्या होता है, अक्सर भाववाच जो है क्या होता है, अकर्मक होता है। अक्सर भाववाच क्या होता है, अकर्मक होता है। तो कुछ 3 चीजें कॉमन यहाँ बन बैठा लीजिए आप जो है, कर्तृवाच्य। परीक्षा मान लो प्रश्न आपसे इसे पूछ ले कि किस वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है, तो वहां पे आप कर्तृवाच्य पे क्लिक कर देंगे। कौन सा वाक्य सकर्मक ही होता है, तो कर्मवाच्य पे क्लिक कर देंगे। कौन सा वाक्य अक्सर जो है अकर्मक होता है, तो वहां पर आप जो है कर्मवाच्य को क्लिक कर देंगे। तो अगर परीक्षा में प्रश्न ये पूछ ले कौन सा वाक्य सकर्मक ही होता है, कौन सा वाक्य हमेशा सकर्मक होता है, इसका जवाब क्या रहेगा आपका, कर्मवाच्य रहेगा। कौन सा वाक्य सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकता है, इसका जवाब आपका कर्तृवाच्य रहेगा। और भाववाच्य में रहेगा तो हमेशा जो है अकर्मक ही, लगभग अक्सर अकर्मक ही होता है भाववाच्य आपका जो होता है। चलिए हम आपको वाक्य देते हैं, पहचानना आपको इसमें है कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है, कौन सा जो है कौन सा कर्तृवाच्य, कौन सा कर्मवाच्य, कौन सा भाववाच्य। मैं वाक्य दे रहा हूँ आपको। चलिए देखिए इसको, मैं वाक्य दे रहा हूँ तो मैं आपको खोजना इसमें से। पहला है सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है, भाई बताना नहीं किसी का भी है, जब हम कहेंगे तब बताएंगे। अभी मैं लिखूंगा तीनों वाक्य में केवल। उससे पढ़ा नहीं जाता। तीसरा इसमें है पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। 3 वाक्य मैंने लिखा है, बताना आपको इसमें से, बता दीजिए। कोई बोल दे पहला वाक्य इसमें है सीता पुस्तक पढ़ती है, किस तरह का वाक्य है, सकर्मक है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है, भाववाच्य। कर्तवाच्य। सीता पुस्तक पढ़ती है कैसा वाक्य है, कर्मवाच। कर्मवाच। हाँ कर्मवाच्य है। सीता पुस्तक पढ़ती है कर्मवाच्य है। क्यों पुस्तक कर्म नहीं है? कर्तृवाच्य है। मैंने बताया है कि कर्तृवाच्य में जो है कर्म भी रहेगा,
कर्तृवाच्य जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों रहता है। कर्तृवाच्य क्या होता है? अकर्मक और सकर्मक दोनों रहता है, दोनों हो सकता है। वो सीता पढ़ती है, ये भी हो जाएगा, इसको गायब कर देंगे तब भी वो कर्तृवाच्य रहेगा। तो सीता पुस्तक पढ़ती है तब भी वो कर्तृवाच्य रहेगा। क्रिया के स्वरूप को पकड़ना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है, क्रिया के रूप को पकड़ लेंगे। क्रिया के रूप को पकड़ना, जैसे यहाँ पे पढ़ती शब्द है, पढ़ती है, यहाँ देखिए पढ़ा है, यहाँ पर जो है पढ़ी है, ये चीज पकड़ लिए अगर आप, तब आप कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य को पकड़ लेंगे। हिंदी में, संस्कृत में बहुत आसान है पकड़ना है इसको, कर्तृवाच्य। अंग्रेजी में भी आसान पकड़ना है इसको, लेकिन आपके हिंदी में थोड़ा सा पकड़ना कठिन इसको है। एक चीज और गौर करिएगा, अक्सर आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य निगेटिव में रहते हैं। अक्सर आपका कर्मवाच्य जो होता है नहीं, भाववाच्य अक्सर निगेटिव में रहता है। हिंदी का अक्सर भाववाच्य जो होता है निगेटिव में होता है। बात कहाँ हो रही भाई? इसका माइक ऑन है, अगल बगल शोरगुल हो, अपना माइक बंद कर लीजिए अपना। शोरगुल नहीं है तो कोई बात नहीं, शोरगुल है तो माइक बंद कर लीजिए अपना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए पहला वाक्य तो कर्तृवाच्य में है, अगला बताइए ये वाक्य किसमें है? उससे पढ़ा नहीं जाता, ये वाक्य किस वाक्य में है? बहुत बढ़िया, ये भाववाच्य में है। दूसरा वाला भाववाच्य में है, तीसरा वाला किसमें है? ये भी भाव है। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में है। कर्तृवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ देखिएगा एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे हमेशा जो है कर्मवाच्य में कर्ता अंडर हिडन रहता है, कर्ता छिपा रहता है। कर्ता क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। यहाँ देखिए कुछ न कुछ पहले इसके है, उससे शब्द यहाँ लगा हुआ है। उससे पुस्तक पढ़ी, तुमसे पुस्तक पढ़ी जाती है, या तुम्हारे द्वारा पुस्तक, द्वारा सब छिपा यहाँ पे होता है। एक चीज गौर करिएगा, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बाई लगता है, पैसिव वॉइस में लगता है ना, बाई लगता है कि नहीं लगता? वहाँ जी लगता है, बाई लगता है। वैसे यहाँ पे द्वारा शब्द छिपा है, यहाँ पे द्वारा लगाएंगे तभी मिलेगा आपको। इसे कैसे है? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वास्तव में वाक्य था, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे द्वारा शब्द छिपा, यहाँ पे बाई छिपा, यहाँ पे द्वारा छिपा, यहाँ पे। पहली बात तो अगर आपको दुविधा लग रही है कर्तृवाच्य क्या नाम कर्मवाच्य में भाववाच्य में, तो द्वारा शब्द लगा के एक बार चेक कर लीजिए कि द्वारा किस में लग रहा है। क्या द्वारा यहाँ भी लगा पाएंगे आप? उससे पढ़ा नहीं जाता, क्या द्वारा लगा पाएंगे आप? बताइए इसमें क्या द्वारा का प्रयोग यहाँ पे कर पाएंगे भाववाच्य वाले में? बताइए कहीं पर कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो एक विशेष चीज आपको जो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल छिपा हुआ जो होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो पकड़ लेंगे कि भाववाच्य है ये कर्मवाच्य है ये, और ये कर्तृवाच्य। मैं पुनः दो वाक्य लिखता हूँ, पुनः खोजिए आप लोग। अब पुनः लिखता हूँ मैं, खोजिए आप लोग। दो वाक्य में तीन वाक्य और लिख रहा हूँ मैं, दो ही वाक्य लिख रहा हूँ मैं। राम से खाया नहीं जाता। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अभी रुके रहिए, अभी रुके रहिए भाई, अभी आप लोग परेशान ना होइए। थोड़ा सा लिखो लेने दीजिए मुझे, कर्मवाच्य कहाँ है इसमें? कर्मवाच्य कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता। मैं दो वाक्य लिखा हूँ, दोनों वाक्य में एक कर्मवाच्य में एक भाववाच्य में। बताइए इसमें कौन कर्मवाच्य में है कौन भाववाच्य में? नीचे वाला कर्मवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य। अजीत जरा देखिए इसमें, तो देखिए इसमें द्वारा किसमें लगेगा? इसमें कि द्वारा किसमें लगाएंगे आप? नीचे वाले में ऊपर किसके वाले? द्वारा पत्र लिखा जाएगा? नीचे वाले में। तो द्वारा का मतलब क्या हो गया? बाई हो गया, बाई का मतलब कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। अंग्रेजी पढ़े हैं आप अगर जो है तो वहाँ पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में द्वारा लगता है, बाई का प्रयोग होता है, बाई इसमें लगेगा, नीचे वाले में लग रहा है। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है,
यहाँ पे आप द्वारा नहीं लगा पाएंगे, इस वाले भाववाची में द्वारा नहीं लगा पाएंगे। राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पे द्वारा लगाएंगे तो यहाँ आग लगेगा आकर। यहाँ पे राम से यहाँ गायब करना पड़ेगा आपको। राम के द्वारा खाया नहीं जाता, तब तो कुछ बनेगा आकर के। लेकिन अगर आप इसको इस बीच में नहीं लाना आपको है भाई, आपको द्वारा पहले लगाना है। बिल्कुल वाक्य कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, मोहन के द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, ये पहले लगाएंगे। जिसमें द्वारा लग जाएगा, मान लीजिए कि हमारा कर्मवाची में वाक्य है। दूसरी विशेषता क्या होती है? निगेशन जहां मिलता है आपको, निगेशन। लेकिन नहीं शब्द यहाँ पे आया हुआ है। हमेशा अक्सर आपके हिंदी वाले वाक्यों में अक्सर आपको क्या मिलेगा? हिंदी वाले वाक्यों में अक्सर आपको नहीं शब्द मिलता है। उसे नहाया नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, उसे दौड़ा नहीं जाता, उसे धोया नहीं जाता, इस तरह का वाक्य मिलेगा आपको। इस तरह के वाक्य जहाँ मिलेंगे वहां पे मान जाओ कि हमारा किस तरह का वाक्य है? एक कर्मवाची। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज और गौर करिए। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज समझ जाएंगे आप अभी। आप एक चीज और यहाँ देखिए, जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यहाँ गौर करिए इस पर। अब देखिए, बताइए किस कारक में वाक्य, किस कारक में है ये? कर्ता यहाँ पे किस कारक में है? दिखाई नहीं दे रहा है सर। मैं। उससे, बताइए उससे यहाँ किस कारक में? कर्ता कारक में, कर्म कारक में, कर्ण कारक, किस कारक में? करण में। बोलिए जी, किस कारक में दिख रहा है उससे शब्द आपको? से किस में मिलता है? से चिन्ह किस कारक में मिलता है? करण में। करण में मिलता कर्म है। से कर्म। करण कारक। करण कारक में मिलता है। कर्ता ने जिससे कर्म को करण इंस्ट्रूमेंटल, से जिससे के लिए काम होता हाँ। है, जिससे काम होता है उसमें कर्ण कारक लगता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ देखिए मुझसे, एक कन्फर्म रूप से संस्कृत में भी, संस्कृत में पढ़ेंगे जब संस्कृत में आप प्रतिवाच कर्मवाच पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है कर्म में क्या लगता है? तृतीया का प्रयोग होता है, कर्ण कारक का प्रयोग होता है। स की जगह पर 3 लगता है, 3 लगता है। तृतीया तीनों में लगता है, प्रतिवाच कर्मवाच में और जो है भाववाच, तीनों में जो है तृतीया का प्रयोग होता है। आपके जो है संस्कृत में भी होता है। तो वो चीज आपको यहाँ भी। और दूसरी चीज क्या है, आपके अंग्रेजी में भी जो है जब आप बाई लगाते हो तो वहां पे किस रूप में लगता है? कर्म के रूप में लगता है, बाई हिम हो जाता है। क्या हो जाता है? बाई हिम हो जाता है। मतलब कर्ता जो है ही का हिम हो जाता है, दे का दम हो जाता है, कर्ता कर्म रूप में होता है। लेकिन जो कि हिंदी में, आपके अंग्रेजी में भाववाच्य नहीं वहां पे है, आपके हिंदी में है। हिंदी में भाववाच्य में और कर्मवाच्य दोनों में तृतीया का प्रयोग होता है, तृतीया लगती है। और क्रिया का भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपके हिंदी और संस्कृत में भी होता है। तो यहाँ मुझसे शब्द जो आया हुआ है वास्तव में कर्ता के रूप में नहीं, यहाँ पे कर्ता के रूप में नहीं है, कर्म के कर्ण के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। दूसरी चीज देखिए, मुझसे की बताइए कर्ता क्या बनेगा? मुझसे का मैं बनता है। मुझसे कर्ता क्या बनेगा? कर्ता कारक मैं बनेगा। अगर यहाँ पे होता कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, मैं। तब तो आपका कर्तव्यात होता है। पहली चीज तो आप पहले इसी को पकड़िए, पहले शुरुआत के अक्षर को पकड़िए कि किस रूप में है, कर्ण कारक में है, कर्ता कारक में है, कर्म कारक में है। दूसरी चीज नहीं को पकड़िए, यहाँ से नहीं भी मिल जाए, अगर आपका कारण इसका जो कर्ण कारक में मिल जाए आपको, तो मान जाओ कि ये हमारा कर्तव्याच में पहली बात यह है जो कर्ता का जो प्रथम स्टेज जो होता है। जैसे मैं आपको कर्ता दिखाता हूँ, कर्ता कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं शब्द आपका है, तुम शब्द है, वह शब्द है, वे शब्द है, राम है। अगर वाक्य की शुरुआत अगर इनसे हुई है तो वाक्य किसमें रहेगा? कर्तव्यवाच्य में। बात कंफर्म हुई? जी सर। अगर मैं का मुझसे लग गया, क्या लग गया? मैं का मुझसे, तुम का तुमसे, वह का उससे, तो वे का कर्मवाच। उनसे, राम का लग गया क्या? राम से। उससे। तो ये किस वाच में रहेगा? ये किस वाच में रहेगा? ये कर्म वाच में रहेगा। कर्मवाच। तो एक चीज भी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, एक चीज इसको पकड़िए। दूसरा चीज देखिए कि द्वारा कहाँ पे लग रहा है।
कर्मवाच में नहीं है ये, करती है भाववाच की बात हो रही है। ये बात यहाँ पे भाववाच की हो रही है। कर्मवाच में तो हिंदी में कर्म ही गायब रहता है। जैसे हिंदी में कर्मवाच में पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे कर्म गायब है। यहाँ पे कर्ता गायब रहता है। यहाँ शब्द देखिए कर्ता, यहाँ पे ये सारी चीजें कर्ता आपके हैं। आपके भाववाच में हिंदी में कर्ता करण कारक का प्रयोग होता है। आपके कर्मवाच में कर्ता ही गायब रहता है हिंदी में। पुनः एक बार आप जो है कर्मवाच के एक वाक्य को देखिए। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। ये बताइए इस वाक्य में जो मैंने वाक्य लिखा है, बताइए तो कर्ता इसमें है कहीं? इसमें कर्ता है? नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। नहीं आपने ओनली ऑडियो कर दिया होगा ना, मैंने कहा था ओनली ऑडियो कर दीजिए आप, तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा आपको? उसी ओनली ऑडियो पुनः एक बार क्लिक करिए। आ गया। ओनली ऑडियो पर देखिए, पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में कर्ता नहीं है। यहाँ पे राम के द्वारा या कोई नाम दे करके गायब यहाँ पे है, कर्ता गायब यहाँ पे। तो जिसमें कर्ता गायब हो, जहाँ पे द्वारा शब्द लगा सकते हैं, वह कर्मवाच में रहेगा। जहाँ पे कर्ता हो लेकिन वो करण कारक में हो, वह भाववाच का वाक्य रहेगा। कंफर्म हुआ? कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। जैसे देखिए, अगर वह शब्द है और वह का पुनः उससे लिखा हुआ है, वह है तो कर्तृवाच में रहेगा, उससे है तो भाववाच में। तुम लिखा हुआ है तो कर्तृवाच में है, तुमसे है तो भाववाच में। और साथ में अगर नहीं लगा हुआ इसके, तो और जाने कंफर्म पूरी तरह से है, नहीं लगा हुआ है, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे नहाया नहीं जाता, जाने का आपके भाववाची नहीं होगा। अगर यहाँ पे द्वारा की संभावना जहाँ बन रही है, जहाँ द्वारा लगा हो, कर्ता गायब हो, और कोई कर्ता लगा के द्वारा लगाने के बाद वाक्य फिट दिखता आपको, तो वो कर्मवाच में रहेगा। तो जहाँ पर कर्ता अपने बेस फॉर्म में हो, जैसे राम है तो राम का राम ही मिले आपको, मोहन है तो मोहन का मोहन मिले, वह का वह मिले, तुम का तुम मिले, वे का वे मिले, मतलब कर्ता अपने बेस फॉर्म में जहाँ पे मिलेगा आपको, तो वह आपका कर्तृवाच में रहेगा। इससे आसान कहीं लिखा नहीं, कहीं है किताब में जो बताया मैंने आपको, इससे आसान किसी किताब में लिखा नहीं। आप सब किताब पर डालोगे, इससे आसान भाषा में कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच को समझाने वाला कहीं किताब में मिलेगा नहीं कहीं पे आपको। कैसे समझ सकते हो उसको आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैसे उसको पकड़ेंगे आप। चलिए आगे आ जाइए। चलिए आगे आ जाइए। अब आप आ जाइए, अब आप काल में आ जाइए। इससे पहले मैंने एक दिन बड़ी 1 घंटा वीडियो मैंने बनाया था काल को लेकर के। एक बार जरा बता दीजिए। तो काल सुबह भी बात हुई तो विधान से हम कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं? पहले बताइए कि कितने प्रकार के काल आपके हिंदी में है? वर्तमान काल, 3 प्रकार के सर। भूतकाल और भविष्य काल। 3 काल आपके हैं। हिंदी में भी 3 काल हैं, 3 काल आपके अंग्रेजी में भी हैं। वर्तमान काल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। भूतकाल को पास्ट बोलते हैं। भविष्य काल को पास्ट, फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर बोलते हैं। तो ये बताइए, हिंदी में जो है फिलहाल, अंग्रेजी में 4 काल सबके होते हैं। प्रेजेंट के 4 भेद, पास्ट के 4 भेद, फ्यूचर के 4 भेद। लेकिन आपके हिंदी में थोड़ा सा घालमेल हिंदी में आपके, किसी में 5 हुए, किसी में 7 हुए, किसी में 3 हो। ये जानना बहुत जरूरी है आपको। यहाँ पे वर्तमान काल के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। बताइए भूतकाल कितने भेद होते हैं? होते हैं सर। बोलिए भाई, भूतकाल कितने भेद हिंदी में होते हैं? भूतकाल कितने होते शायद हैं? भूतकाल के 7 होते हैं। भूतकाल के 7 तो नहीं होते हैं? 6 होते हैं सर।
हाँ, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, बहुत बढ़िया। तो भविष्य काल कितने भेद होते हैं? 3 सर। देखिए भविष्य काल को लेकर दुविधा में है, कोई कोई 2 लिखा है, कोई 3 लिखा है। तो आप यहाँ पे हाँ इसको 3 सर। मानिए, आप 3 मानिए इसको आप यहाँ पे। भविष्य काल के 3 हैं, भूतकाल के 6 हैं और वर्तमान काल के 4 भेद आपके होते हैं। ये आपके कालों का अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आपसे इस तरह पूछता है, वर्तमान काल के भेद कितने हैं? 5 हैं। भूतकाल के भेद 6 हैं, भविष्य काल के भेद 3 हैं। इतना तो मान लीजिए आसान है पढ़ना समझना इसको। उन्हें जब उसके अंदर जाकर पूछता है तब समस्या खड़ी होती है, कौन सा काल है। मान लो एक वाक्य दे दिया, पूछेगा कि इसमें काल बताइए, कौन सा काल है। तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। चलिए एक बार जरा बता ही दीजिए आप लोगों को, जो है मैं वाक्य दे रहा हूँ, बताइए किस काल का वाक्य है। वह मेरे यहाँ आया था। भूतकाल। वह मेरे यहाँ आया था। बताइए भाई, भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? भूतकाल के तो 5 भेद है ना, पास्ट। 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं। तो उस भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। हाँ, पूर्णापूर्ण। देखिए वर्तमान में और भूतकाल में दोनों में पूर्ण होता है। जैसे अंग्रेजी में आप परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, वैसे ही आपके हिंदी में भी परफेक्ट टेंस है, पूर्ण काल है। एक चीज और जानिएगा, तीनों कालों में वर्तमान काल जैसे होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, जैसे हिंदी अंग्रेजी में है, बिल्कुल उसी तरह से आपके हिंदी में है। बिल्कुल सेम तरह से तीनों में जो है वह पढ़ता है। वर्तमान काल का वाक्य है, वह पढ़ती थी, वह पढ़ा। भूतकाल का वाक्य वह पढ़ेगा। भविष्य का पहला है, भूत का पहला है और वर्तमान का पहला है। तीनों तरह के बाद जिस तरह से आपके अंग्रेजी में है पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, बिल्कुल उसी तरह से आपके हिंदी में भी तीनों जो है वर्तमान के तीनों प्रारंभिक जो आपके होते हैं। प्रारंभिक माने कौन होता है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल और सामान्य वर्तमान काल। जिसको अंग्रेजी में आप जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट कहते हो। सेम वही चीज आपके हिंदी में भी है, मतलब पहला वाले में कोई दुविधा नहीं है। दूसरी चीज, परफेक्ट वाला बात जो आती है, परफेक्ट 2 में आपके हैं अंग्रेजी, हिंदी में 2 में आपके हैं, वर्तमान में और भूत में। जैसे पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूत काल 2 में आपके हैं। बात समझ में आ रही है हमारी ना? जी एक सर। हेतुमद होता है। हेतुमद वाक्य होता है, 2 में होता है, एक भविष्य काल में और एक भूत काल में। काल में तो और अक्सर परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है आपसे है हेतुमत को लेकर के, आसन्न भूतकाल को लेकर के कुछ वाक्य देगा और पूछेगा कि किस तरह का वाक्य। तो चलिए ठीक है, एक और बता दीजिए। हाँ, एक चीज और जानिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, कॉन्टिन्यूअस, ये भी आपके प्रेजेंट में और पास्ट में है। जैसे वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही थी। वो पढ़ रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और प्रगतिशील वर्तमान काल, या अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूत का मतलब क्या हो गया? इम्परफेक्ट पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। या कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रही थी, तो यह क्या हो जाएगा? ये अपूर्ण भूतकाल है। वह पढ़ रही है, यह क्या है? ये प्रगतिशील वर्तमान काल भी इसको कह सकते हैं आप, हैं क्योंकि वर्तमान में काम चल रहा है। इसी को अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं आप हो। इसी को मतलब विभिन्न नामों से आपको पुकार सकते हैं इसको। बात दोनों सब बातें एक ही, कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं। जहाँ पे रहा रही मिल जाए और अंत में है मिल जाए तो वर्तमान काल जो है कि अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जहाँ पर अंत में था मिल जाएगा रहा रही के साथ, वह जो है पास्ट का जो है अपूर्ण भूतकाल होगा। और देखिए इसमें एक बात इसको जरा बता दीजिए तो, मोहन गया। मोहन गया किस काल का वाक्य है? सामान्य भूत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल पकड़ लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, सामान्य भूत।
अगला बताइए, उसने पढ़ा था, नहीं चलिए चेंज कर लेता हूं मैं। राजेश पढ़ता होगा, वाक्य है राजेश पढ़ता होगा। बताइए किस काल का वाक्य ये है? आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। संदिग्ध वर्तमान वर्तमान। यही तो समस्या हिंदी अंग्रेजी में है, कुछ चीजें वहां से यहाँ मैच नहीं करते हैं। कुछ चीजें अंग्रेजी की हिंदी में मैच, कुछ चीजें तो मैच किया बताया मैंने आपको, लेकिन कुछ चीजें मैच नहीं करते हैं। वास्तव में वाक्य जो है फ्यूचर का ही है, अंग्रेजी में बात करेंगे तो, लेकिन हिंदी में बात करेंगे, हिंदी एकदम फैक्ट बता रहा है इसको आपको। राजेश पढ़ता होगा, अभी ये संभावना में है, संभावना में वर्तमान काल की संभावना है, भूत भविष्य काल की बात नहीं है, वास्तव में वर्तमान काल की ही बात है। राजेश पढ़ता होगा मतलब अभी आप यहाँ घर पे बैठे अपने हैं और मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं रात में पढ़ाता हूँ, तो मेरा कोई दोस्त सोच रहा होगा वो पढ़ा रहा होगा, वो पढ़ाता होगा, क्या करता होगा, वो पढ़ाता होगा, मेरे बारे में सोच तो रहा। मैं अभी वर्तमान काल का बात है, कि वर्तमान काल में संभावना वाली बात है, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? हम जो है संभाव्य वर्तमान वर्तमान काल। काल कहते हैं। वास्तव में संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य ही है, संभावना है और वर्तमान काल के वर्तमान में ही बात है। इसीलिए फ्यूचर काल के जो है तीने मिलते हैं और कहीं कहीं भी दुइये मिलते हैं। उसमें एक हेतु हेतु मत गायब करते हैं, अगर वहां से अगर फ्यूचर काल से करते हैं हम जो है, तो दो ही मिलते हैं वहां पे, फ्यूचर काल मिलते हैं। एक संभाव्य भविष्य काल बनता है, एक सामान्य भविष्य काल बनता है, और एक जोड़ेंगे तो उसमें हेतु हेतु मत भविष्य काल बनता है, 3 बनता है। और कोई कोई दुइये लिखता है, कोई कोई 3 लिखता है। चलिए अगला पे आ जाइए जरा। देखो घर पर वह आया है, वाक्य है देखो घर पर वह आया है। बताइए भाई इसमें कौन सा वाक्य है? आसन्न यह है जो है देखिए मैंने गलत बता दिया आपको, इससे पहले वाला वाक्य जो था वो संदिग्ध वर्तमान काल का था। इसके पहले वाला वाक्य कौन सा पुनः बताइए, इसके पहले वाला कौन सा वाक्य? वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। ये थोड़ा सा शब्द में थोड़ा सा गलती हो गई और बहुत समझ में बढ़िया सा आप लोगों को आ गया था कि हाँ बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देखिए अंतर थोड़ा सा संदिग्ध है और संभाव्य थोड़ा सा अंतर है। संदिग्ध में और संभाव्य में अंतर तो कुछ दिखता नहीं वैसे, नॉर्मली अंतर कोई नहीं दिखाई पड़ता। इसे देखिए 2 वाक्य लिखा मैंने, एक संदिग्ध का है, एक जो है संभाव्य का है, दोनों वर्तमान काल के वाक्य हैं। देखो घर पर वह आया है। भाई आवाज कहाँ से आ रही है? अपना माइक बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस कोई है अगर तो। देखिएगा थोड़ा सा गलती मुझसे भी यहाँ पे हुई। गलती क्या हुई कि संदिग्ध संभाव्य को मैंने एक ही समझ लिया। वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है, संदिग्ध वर्तमान काल का है। और संभावना में भी वही होता है। संभावना में क्या है? देखो घर पर वह आया है, देखो घर पर वह आया है। देखो ये जो है आपका संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है, और ये जो है आपका है पढ़ता होगा, वो आपका ये संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य है। अब दोनों में अंतर क्या है मेरे समझ में आज तक नहीं आया है। कई बार मैंने इसको प्रयास किया जानने समझने का, लेकिन दोनों में संदिग्ध और संभाव्य में अंतर जो है बहुत अंतर कन्फर्म मुझसे हुआ नहीं। बताइए। संभाव्य में शायद लगा होता है। चलिए बिल्कुल हो सकता, शायद वह पढ़ता होगा, जैसे शायद जोड़ लें यहाँ तो सही हो जाएगा। संभाव्य में यहाँ पे लगा रहता है। हाँ देखिए फिलहाल यहाँ पे शायद लगाया नहीं, यहाँ पे रमा बाजार गई हो, शायद बिल्कुल अगर शायद लगाएंगे तो हो जाएगा। शायद लगाएंगे, शायद लगाएंगे मोहिनी खाती होगी, शायद रमा बाजार गई हो, शायद रमा बाजार गई हो, ये संभाव्य का हो गया। राजेश पढ़ता होगा,
फिलहाल यहाँ शायद शब्द जोड़ा भी नहीं, शायद शब्द यहाँ लगाए नहीं, यहाँ पे जो मेरी किताब इसमें शायद शब्द लगाए नहीं इसने। तो बिल्कुल आपकी जो बातें हैं कुछ थोड़ा सा बिल्कुल सही है। संभाव में अगर है तो वहां पे शायद लगाएंगे तो कुछ चीजें जो है शायद वह बाजार गई हो, शायद वह पढ़ती हो, इस तरह के थोड़ा सा करेंगे तो मुझे लग रहा है सही होगा। और एक चीज देखिए, गा लगा यहाँ पे, गा, ये फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है। वो पढ़ता होगा, ये फ्यूचर टेंस की है। तो एक तरह से अब जैसे भी हो संदिग्ध में फ्यूचर वाली बात यहाँ पे दिखाई कुछ पड़ती है। और यहाँ पे देखिए आया है, वर्तमान काल में दिख रहा है, यहाँ पे आया है वर्तमान काल में दिख रहा है। और जो है गा है यहाँ पे, होगा जो यहाँ पे है, ये भविष्य काल का वाक्य दिख रहा है। फिलहाल नॉर्मली तो लग रहा है भविष्य काल का है, और ये तो साफ साफ लग रहा है कि वर्तमान काल का है। लेकिन आपने शायद शब्द बताया, जो शायद शब्द वास्तव में जो है कुछ काम यहाँ पे कर सकता है, अंतर थोड़ा सा कर ला सकता है दोनों में। एक बार पुनः आप देख लीजिए, मिटाता इसको मैं एक बार, एक बार पुनः लिखता हूँ मैं, इसको देख लीजिए। संदिग्ध और संभाव की संभावना खत्म हो जाए। मोहिनी खाती होगी, मोहिनी खाती होगी, एक वाक्य यह है। वह घर आया हो, वह घर आया हो, बताइए इसमें से कौन सा वाक्य किसमें है, एक बार बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वह घर आया हो संभाव्य है सर। वह घर आया हो संभाव्य, बिल्कुल सही है। शायद वह घर आया हो, शायद वह घर आया हो। मोहिनी खाना खाती होगी, यह आपका संदिग्ध ये है। नहीं है। मोहिनी खाना खाती होगी, यह आपका वाक्य संदिग्ध में है। चलिए ठीक है। तो इस तरह से कुछ टेंस जो हिंदी के हैं, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा इसमें, जो हेतु हेतुमत वाला परीक्षा में बार बार पूछता है यहाँ से। हेतु हेतुमत वाला वाक्य जो होता है आपके भूतकाल में और भविष्य काल में आता है, ये बार बार प्रश्न हेतु हेतुमत से पूछता है। मैं थोड़ा सा चर्चा इस पर करूंगा ताकि परीक्षा में प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो समस्या खत्म हो जाए, मतलब आप समझ जाए इस चीज को। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, वो पढ़ती तो उत्तीर्ण हो जाती, वह पढ़ती तो उत्तीर्ण हो जाती। एक वाक्य लिखा मैंने, एक वाक्य मैं और लिखूंगा, इसमें दिया नहीं है। वह पढ़ता तो पास हो जाता, नहीं, वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। कैसे बनेगा? वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। चलिए मान लो यही मान बना लेता हूं मैं, यदि वह पढ़ेगा, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वह पढ़ती तो उत्तीर्ण हो जाती, पास हो जाती, ये वाक्य आपका भूतकाल का है। क्योंकि हेतु हेतुमत भूतकाल है। क्यों ऐसा है? देखिए पहली बात जानिए कि एक कंडीशन जहां पे लगती है, कंडीशनल सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं इसको। इफ ही रीड्स ही विल पास, अंग्रेजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस। वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। इफ ही रीड्स ही विल पास, पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस तो वहां पे आपको इस तरह के वाक्य मिलेंगे। कंडीशनल सेंटेंस को ही कारण कार्य, तो यहाँ पे एक हेतु है, हेतु मतलब कारण है। यदि वह पढ़ेगा, यदि वह पढ़ती तो क्या होती? तब वो पास होती। एक शर्त है और एक जो है आपका उसका परिणाम होने वाला है। सशर्त वाक्य भी कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं इसको है। किसी को हिंदी में इसकी हिंदी कंडीशनल सेंटेंस की बनती है हेतु हेतुमत वाक्य। तो देखिए यहाँ पे देखना आपको ये है, इसमें कौन सा हेतु जो भूतकाल का है, कौन सा हेतु जो भविष्य काल के लिए है। यहाँ पे देखिए, वह पढ़ती तो पास हो जाए, इसका मतलब फेल हो चुकी है वो। इसका मतलब क्या हो गया? वो फेल हो चुकी है, पास नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि काम पूरा हो चुका है। काम क्या हो चुका है? काम जो है भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है यह वाक्य हमारा जो है, यह वाक्य हमारा किस तरह का है? यह वाक्य हमारा जो है हेतु हेतुमत भूतकाल है, हेतु हेतुमत भूतकाल का वाक्य है। ये देखिए
यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अभी भविष्य में काम की संभावना है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो सुपर टेट पास कर लेंगे। यदि आप लोग आज रात भर मेहनत करेंगे तो कल आपका सुनहला होगा। अगर आप लोग दिन रात एक कर देंगे तो निश्चित नौकरी आपको मिलेगी। ये बात किस तरह की है? ये बात भविष्य की है। अभी मान लीजिए परीक्षा हो जाए तो मैं यही कहूंगा कि यदि आप लोग पढ़े होते तो पास हो गए होते। ये वाक आपके जो है हित हित में भूतकाल का है, और अभी मैं कह रहा हूं कि यदि आप लोग पढ़ोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये वाक किसका है? ये वाक आपका हित हित में भविष्य का है। काल तो वाक के अर्थ को देख करके पकड़ करके आप हिंदी में इसका अर्थ निकाल सकते हो कि ये वाक हमारा जो भविष्य काल का वाक हमारा ये जो है भूतकाल। फिलहाल आप टेंस एक बार और देख लीजिएगा अपने मन से। चलिए फिलहाल आपका जो है ये क्रिया की जो बातें थी, उम्मीद करता हूं कि समाप्त हो गई। यहाँ से क्रिया के बारे में जो पढ़ा आपने, उम्मीद करता हूं कुछ आपके काम चीज यहाँ रही होंगी। अभी देखिए 3 चीजें यहाँ पे और है। क्रिया के भेद एक बार देख लीजिए। क्रिया के भेद एक बार देख लीजिए। बहुत मोटा लिखा रहा है भैया, बहुत पीछे हो गया। इतना चौड़ा कैसे हो गया ये? इसलिए लिखा। चलिए ठीक है, एक क्रिया के भेद देख लीजिए आप। क्रिया को लेकर के अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्रिया के 5 भेद होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5 भेद। अब 5 भेद देखिए कौन कौन से 5 भेद आपके हैं। देखिए पहला भेद इसका है आज्ञार्थक, आज्ञा पूरक, पहला है। दूसरा इसका है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक। तीसरा इसका है संकेत सूचक। चौथा इसका है संदेह सूचक, और 5वां इसका है निश्चय सूचक। क्रिया के 5 भेद आपके हैं। अब मैं एक एक वाक्य लिखता हूं, देखना आपको है। जैसे राम कथा पढ़ो, बताइए किस तरह का वाक्य है? राम कथा पढ़ो, ये आज्ञार्थक है। राम कथा पढ़ो। एक गिलास पानी लाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इसको अंग्रेजी में इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है अंग्रेजी में इसको कहते हैं, बताओ संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? उत्तिष्ठ है। संस्कृत में कौन सा लकार रहेगा? ये संस्कृत में लकार कौन सा है आज्ञार्थक के लिए? भूल गया सब? बताइए भाई, ये बिना बताए हम आगे बढ़ेंगे नहीं। यहाँ संस्कृत में बताइए आज्ञार्थक के लिए संस्कृत में कौन सा लकार होता है? लोट लकार चाहिए मिलन। लोट लकार होता है। चाहिए क्या मतलब? आज्ञार्थक में लोट लकार होता है। बैठ जाओ तिष्ठ है, लिखो लिख है, ये सब जो है लोट लकार की। तो आज्ञार्थक मतलब क्या हो गया? लोट लकार। इसी को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। संदेह, संदेह में देखिए शायद तुम्हारा कहना सच हो सकता है वह घर गया हो। इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको जहां पे वह आपकी क्रिया कैसी रहेगी, वहां पे क्रिया आपकी संदेह सूचक रहेगी। इच्छा सूचक में क्या है? ये परीक्षा में प्रश्न आपके रहेगा, एक इच्छा सूचक परीक्षा में प्रश्न एक है वहां पे इच्छा सूचक। वहां पे है इच्छा सूचक में है भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, सदा सुखी रहो, आपकी उम्र लंबी हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। इस तरह के लोग जो आते हैं घर पे, जो है घर पे जो साधु संत आते हैं तो खूब आशीर्वाद देते हैं आपको। जो खुद भीख मांग रहा हो, समझ हमारी ये नहीं आता है, जो खुदे डंडा लेकर भीख मांग रहा हो हमको आशीर्वाद घर त्याग देता है। जो खुद कथा कह करके अपना पूजा कथा कह करके अपना पेट भर रहा हो तो हमको कहता है कि नौकरी पा जाओ। तो एक विडंबनाएं हैं समाज की। फिलहाल जानना यहाँ पे इतना आपको है कि इच्छा जो आपकी
इच्छा जन्य जो बातें होती हैं, जिसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, इस तरह का सेंटेंस जो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञार्थक को अंग्रेजी में इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इच्छा जन्य वाले वाक्य में कोई आपका बड़ा आपको जो है, आपके दोनों इच्छाएं होती हैं। कह देगा कि मर जाओ, भगवान करे तुम्हारा घर नष्ट हो जाए, तुम्हारे परिवार के तुम मर जाओ, नरक में जाओ, ये भी कह सकता हो। ये भी कह सकता है तो आपको स्वर्ग मिले, आपके जो है कि फुलवारी बढ़े, सारी चीजें कह सकता है। तो इच्छा जन्म में दोनों तरह की इच्छाएं प्रकट होती हैं, अच्छी भी होगी और बुरी भी होंगी। जरा संकेत में देख लीजिए, संकेत में क्या होता है? वह पढ़ता तो सफल हो जाता, वह पढ़ता तो सफल होता, वह जाता तो उसका मन बन जाता। इस तरह के सेंटेंस कोई मिलता अगर है तो संकेत वाली इच्छा यहाँ पे, क्रियाएं संकेत रूप में यहाँ पे काम करती हैं। और अंत में आपका निश्चयात्मक है, निश्चय सूचक वाक्य यहाँ पे है, मुझे आज दिल्ली जाना है। वाक्य में लिख दूं, क्या लिखूं मैं? मुझे आज दिल्ली जाना है। बताइए निश्चयात्मक है कि नहीं है? बोलो भाई। निश्चयात्मक है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर दिया इसने, प्रेशर यहाँ पे। मुझे आज दिल्ली जाना है। अतः उसका अनुवाद कोई अंग्रेजी में कर सकता है? कोई अंग्रेजी में अनुवाद कोई कर सकता है इसका अंग्रेजी में? इस तरह का अनुवाद कैसे अंग्रेजी में करते हैं? कोई अनुवाद करके बताए हमको। देखिए, इस तरह के सेंटेंस में आप हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैव टू, जहां पर आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना पड़े आपको, या जहां पे दृढ़ प्रतिज्ञ बिल्कुल आप हो, मुझे यह काम करना ही है, आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे आज दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो दिल्ली टुडे। मतलब हैव टू का प्रयोग करते हैं। मुझे जाना है, आई टू गो। तो इस तरह के सेंटेंस जो मिलेगा आपको, कहीं मिलेगा इस तरह का मिलता है, तो वहां पे आपको हैव टू का प्रयोग करना होता है, हैज टू का प्रयोग करना होता है। अगर पास्ट टेंस में होगा तो वहां पे आपको हैड टू लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ते रहिए साथ में इसके, ताकि कुछ भी चीजें आपको दिमाग में रहे। परीक्षा मान लो प्रश्न दे दिया यहाँ पे, ऐसे सेंटेंस को इम्फेटिव सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। इम्फेटिक का मतलब होता है कि जोरदार कथन कहते हैं उसको। मुझे पढ़ना ही तो है, या राम ही तो है, मैं राम ही हूं। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसको जोरदार कथन कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आज इतना देर तक जुड़े रहे। रात भी बहुत लंबी हो गई थी, बहुत देर कक्षा शुरू हुई आज आपकी। आप लोगों का साथ मिला, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि। आप लोग अब खाइए पिए और आराम करिए, और क्रिया को समझने के लिए एक बार क्रिया को पढ़ लीजिए पुनः एक बार। सबके पास अगर समय मिले, अगर आपको अब जो है एक बार क्रिया किताब में दिया, उसको क्रिया को पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आपके समझ पूरी तरह से आ जाए क्रिया हिंदी में कैसे कैसे क्या है। और कक्षा को हम समाप्त करते हैं अब यहीं पे।